और बढ़िया है आप लोग। फिर से हम आज आपके साथ में हैं। देखिए आज हम लोग भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसके आज आखिरी अध्याय जो दो है, अध्याय 8 और अध्याय 9, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बढ़िया से आप देखते रहिए, सुनते रहिए, और हो सकता है भारत लोग अर्थव्यवस्था के हम जो भारत का मानचित्र है उसका एक और वीडियो बनाए। इसके बाद आप लोगों को इसके पुस्तक के वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। आप लोग तैयारी करते रहें। देखिए हम लोग जो है अध्याय 7 और अध्याय 8 जो है, सब 7 के वीडियो पहले बन चुके हैं। अध्याय 8 मतलब 7 और 8 से दोनों से 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 2 नंबर के क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं, देख लीजिए। और ये है अध्याय 9 है ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो जो भी महत्वपूर्ण थे वो सब निकाले हमने, देख लीजिए आप लोग और तैयार कर लीजिए। भारत में ऊर्जा संकट 1973 में आया। कब आया? 1973 में। और इसका परिणाम ये हुआ कि पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है। भारत द्वारा पेट्रोलियम एवं उत्पाद सर्वाधिक आयात, मतलब भारत के द्वारा जो सर्वाधिक आयात खर्च है वो है पेट्रोलियम का, है ना। फिर भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे या मझोले पत्तन है। ठीक है। कितने प्रमुख पत्तन है? 12। विभाजन के बाद कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया और चिटगांव पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। देखिए ये है कराची बंदरगाह जो पाकिस्तान पे चला गया। और मतलब जब भारत का विभाजन हुआ तो कराची बंदरगाह किसके, कौन से देश में चला गया? कराची बंदरगाह जो है पाकिस्तान में चला गया। तब हमारे भारत में जो है कांडला बंदरगाह विकसित किया गया, है ना। इसीलिए जो है कराची बंदरगाह का पूरक बंदरगाह कहलाता है कांडला बंदरगाह। फिर इसी तरीके से बांग्लादेश जो है जब विभाजन हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। यहाँ पर चला गया एक बंदरगाह चिटगांव। तो अपने भारत में जो है डायमंड हार्बर एक बंदरगाह जो है विकसित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है। फिर मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन है। मुंबई कैसा पत्तन है? प्राकृतिक पत्तन है जो, और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि देश का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है तो आप लिखेंगे मुंबई पत्तन। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को नेहवा सेवा, है ना, में मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पत्तन के रूप में डेवलप किया गया। मतलब कि मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बनाया गया? नेहवा सेवा पत्तन। ठीक है। तो ये नेहवा सेवा पत्तन जो है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया। ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है 2023 और 25 में क्वेश्चन मुंबई पत्तन से। ठीक इसी तरीके से जो अभी अपन पढ़ रहे थे कांडला बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करता है, तो ये कांडला बंदरगाह से क्वेश्चन आ चुका है 2025 में। ठीक है। तो देखिए आगे, ज्वारी बंद नदमुख के मुहाने पर अवस्थित मारमा गोवा पत्तन। अब यहाँ पर ये मुंबई पत्तन है और इसके नीचे जो है गोवा में मारमा गोवा पत्तन है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह, मतलब यह मुंबई भी प्राकृतिक बंदरगाह है और मारमा गोवा भी क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह। मारमा गोवा कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है। न्यू मंगलौर पत्तन कर्नाटक में स्थित है। इसके नीचे जो बना हुआ है ये मंगलौर, न्यू मंगलौर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। बेम्बेनाथ कयाल, जिसे अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, कोचीन पत्तन है। कौन सा पत्तन है? कोचीन पत्तन। इसको अरब सागर की रानी का कहते हैं। यह भी प्राकृतिक पत्तन है। ये देखो ये पश्चिमी तट है, इसकी गहराई जो है ज्यादा होने के कारण से यहाँ पर जो है प्राकृतिक पत्तन है। मुंबई भी प्राकृतिक पत्तन है। ठीक है। आप देखें उसके बाद जो है मारमा गोवा भी क्या है? प्राकृतिक पत्तन है। फिर ये देखिए कि जो हम कोचीन पत्तन, ये भी प्राकृतिक पत्तन है। ठीक है। फिर देखिए कोलकाता पत्तन। अब इस तरफ में अगर आ गए, कोलकाता पत्तन, कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल के अंदर है। हुगली नदी पर ये है, मतलब यहाँ पर गंगा नदी आती है और गंगा नदी की एक ब्रांच है हुगली। तो ये हुगली जो है कहाँ जाके? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसी हुगली नदी के आंतरिक भाग पे, जमीन के आंतरिक भाग पे, इसी नदी के मुहाने पर जो है, मुहाने कहेंगे नहीं, मतलब इसी नदी पर जो है 128 किलोमीटर दूर तट से ये अवस्थित है। ये क्वेश्चन यहाँ से कोलकाता पत्तन से 2023-25 में क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है। कोलकाता पत्तन के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन बनाए, मतलब कोलकाता के बाजू में पास में ही मतलब एक हल्दिया पत्तन बनाया गया। तो उसका ये
मतलब उसके दबाव को कम करने के लिए है। फिर देखिए पारादीप पत्तन। पारादीप पत्तन क्या है? पारादीप जो है उड़ीसा में है ये बंदरगाह। कटक से 100 किलोमीटर दूर पर महानदी के डेल्टा पर स्थित है। महानदी के डेल्टा पर स्थित है ये बंदरगाह। फिर देखें विशाखापट्टनम बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश में है, ये दिख रहा है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह पत्तन आंध्र प्रदेश के एक भू अवध पत्तन है। कैसा पत्तन है? भू अवध पत्तन है। चेन्नई पत्तन तमिलनाडु का कृत्रिम पत्तन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि कृत्रिम मतलब चेन्नई किस प्रकार का पत्तन है, तो आप लोग लिखेंगे कि कृत्रिम पत्तन है, जिसे 1859 में बनाया गया है ना। तमिलनाडु में नई विकसित एन्नोर पत्तन, तमिलनाडु के पास में जो है एक पत्तन बनाया गया। तमिलनाडु है, तमिलनाडु से 25 किलोमीटर दूर चेन्नई मतलब चेन्नई से 25 किलोमीटर दूरी पर एक पत्तन बनाया गया। कौन सा? जिसका नाम है एन्नोर पत्तन। ठीक है, तो ये उसके बाद तूतीकोरन बंदरगाह, इसी चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए तूतीकोरन बंदरगाह बनाया गया तमिलनाडु में ही। ठीक है, फिर देखें देश में मुख्य हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं, कितने हैं? 25। देश में कितने मुख्य हवाई अड्डे हैं? 25, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन ये आता है बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं क्योंकि देश का जो मतलब आयात और निर्यात जो ज्यादातर होता है वो कहाँ होता है? बंदरगाहों के माध्यम से, इसीलिए जो है इनको व्यापार के प्रवेश द्वार कहते हैं। और इससे 2 नंबर के क्वेश्चन और भी बनेंगे, जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, आयात व्यापार किसे कहते हैं, निर्यात व्यापार किसे कहते हैं, व्यापार संतुलन क्या है, घाटे का व्यापार क्या है, तो आप लोग तैयार कर लेंगे, है ना, जो क्वेश्चन हम बताए आपको। अब हम अगले अध्याय की ओर ले चलते हैं, अध्याय 9 की ओर। ठीक है, देखिए और बने रहिए। देखिए प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 2022 में। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2024-25 में, और ध्वनि प्रदूषण से क्वेश्चन आ चुका है 2021, 24, 23, 2021, 23 और 24 को। मतलब यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है कि भाई इसके कारण क्या है, इसको कम कैसे कैसे कर सकते हैं ना, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। फिर देखिए संदूषित जल के उपयोग के कारण दस्त, मतलब जो दूषित जल अपन पिएंगे तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होंगी? दस्त, जिसको डायरिया कहते हैं, आंतों में कृमि, हेपेटाइटिस। ठीक है, तो ये जो बीमारियां होती हैं किसके कारण से होती हैं? दूषित जल के उपयोग के कारण से। फिर देखें नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे कार्यक्रम जो है ये 2023 में ये भी को प्रश्न बना दिया गया है। गंगा नदी की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। अब ये इसके क्या उद्देश्य थे? शहरों में सीवर ट्रीटमेंट, मतलब जो गंदी नालियां हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाए। दूसरा औद्योगिक प्रवाह की निगरानी। तीसरा नदी के किनारे वनीकरण। चौथा नदियों के तल की सफाई। पांचवा गंगा ग्राम का विकास। गंगा ग्राम का विकास कहाँ कहाँ होगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, है ना। और छठवा है जागरूकता। ये सबसे बड़ा कारण है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे कि भाई हमें जो है नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए, प्राकृतिक संसाधन है, नदियां हैं, उनको गंदा ना करें, तब तक जो है कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सबसे बड़ा कारण है मतलब सबसे बड़ा इसका उपाय है कहना चाहिए जागरूकता। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण। अब वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या बीमारी हो सकती है? श्वसन तंत्री, सांस लेने में समस्या, तंत्रिका तंत्री, है ना, एवं रक्त संचार संबंधी बीमारियां होती हैं। ठीक है, शोर के स्तर को डेसिबल में मापा जाता है। शोर को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। ठीक है, ठोस अपशिष्ट से समस्याएं होती हैं। कौन कौन सी? बदबू, मक्खियां एवं कृंतकों। कृंतकों मतलब चूहे की बात हो रही है यहाँ पे। टाइफाइड, टाइफाइड को कहा जाता है मियादी बुखार। गलघोंटू, इसको कहा जाता है डिप्थीरिया। दस्त और हैजा, इसको कहा जाता है कालरा। ठीक है, तो ये बीमारियां होती हैं। फिर विश्व की 6 अरब जनसंख्या में 47% जनसंख्या नगरों में रहती है। विश्व की 6 अरब जनसंख्या, मतलब ये पुराना आंकड़ा है लेकिन आपकी पुस्तक में दिया है तो आप इसी को मान के चलेंगे। 2050 तक विश्व की 2/3 जनसंख्या नगरों में रह रही होगी। एक अनुमान है कि 2050 तक विश्व की 2/3 जनसंख्या जो है कहाँ रह रही होगी? नगरों में। मतलब धीरे धीरे करके नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लोग गांवों से कहाँ जा रहे हैं? नगरों की तरफ जा रहे हैं। तो नगरों में जो है जनसंख्या धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये प्रवृत्ति देखी जा रही है। भारत में 1961 के बाद
शहरी क्षेत्रों में 60% की वृद्धि हुई। इसमें 29% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में प्रवास किया है। ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ गई है जनसंख्या? शहरी क्षेत्रों में। फिर अब क्वेश्चन आया धारावी। एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है, जिसको स्लम भी कहते हैं अपन लोग। स्लम मतलब गंदी बस्ती। इस गंदी बस्ती में केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है। इसे 90 फुट रोड के गलत नाम से जाना जाता है। अब 90 फुट रोड मतलब एक बहुत चौड़ी सड़क है, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे कि दुकान रेहड़ी वाले, ठेला लगाने वाले है ना, दुकानें लगाने वाले रोड पे ही दुकान लगा लिए, तो मतलब रोड बची नहीं ज्यादा, है ना। इसलिए जो है यहाँ पर 90 फुट रोड लिखा हुआ है, लेकिन लिखा है गलत नाम से जाना जाता है। मतलब इसकी चौड़ाई जितनी है उतनी बची नहीं है वर्तमान समय में, ठीक है। फिर गांव को महात्मा गांधी जी ने आदर्श गणतंत्र माना था। किसने माना था? महात्मा गांधी जी ने क्या माना था? गांव को आदर्श गणतंत्र, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू किया। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन बनाए 2025 के पूरक एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग तैयार करते रहें, जो भी है क्वेश्चन कहीं से भी निकाल सकता है। बेसिकली अपनी समझ होना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर देखिए भू निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि पर दबाव के कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं, वरन इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण है। मृदा अपरदन, लवणता मतलब जलाक्रांतता, जो जमीन में पानी भरा रहता है ये कहलाता है जलाक्रांतता, तथा भूक्षारता से भूमि निम्नीकरण होता है। मतलब भूमि निम्नीकरण का आशय ये है कि कृषि की जो मतलब जो भूमि की गुणवत्ता है उसमें क्या आना, धीरे धीरे करके कमी आना कहलाता है भूमि निम्नीकरण। जैसे वर्तमान समय में खाद का इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा सिंचाई हो रही है, तो जमीन जो है उसकी गुणवत्ता क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ये कहलाता है भू निम्नीकरण। फिर एक केस स्टडी दी गई है आपकी पुस्तक में झाबुआ जिले की। तो झाबुआ जिला मध्य प्रदेश के अति पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। झाबुआ भारत के सबसे पिछड़े 5 जिलों में शामिल है। मतलब पूरे भारत जो है उसमें जो 5 जिले सबसे पिछड़े नामित हुए हैं उसमें हमारी मध्य प्रदेश का झाबुआ भी आता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? भील जनजाति निवास करती है, याद रखिएगा। झाबुआ में भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों ही से जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम फंड अनुदानित है। मतलब फंड दिया गया है ये ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। झाबुआ जिले के पेटलाबाद विकास खंड में भील समुदाय ने अपना स्वयं का प्रयास करके विस्तृत भागों में साझी संपदा संसाधन को पुनर्जीवित किया है। हम पहले समझा चुके हैं साझा संपत्ति संसाधन, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, और इसकी केस स्टडी आपको टाइम मिले तो पुस्तक से पढ़ लीजिएगा, है ना। फिर गंदी बस्ती की समस्याएं। गंदी बस्ती की समस्याएं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में है ये 2021 और 2023 में। देखिए न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र, जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधा, खुली हवा का अभाव, पेयजल का अभाव, प्रकाश एवं शौच की सुविधा का अभाव। इसके अलावा भी शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, बहुत सारी समस्याएं होती हैं यहाँ पर। तो आप लोग इसको तैयार कर लें, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर देंगे आप लोग। हमने जो आपको प्रॉमिस किया था वो हमने पूरा कर दिया। सभी अध्यायों के वीडियो आप लोगों को मिल चुके हैं। अब आप लोग इनको तैयार कर लें और अच्छे से कॉन्फिडेंस से पेपर दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।